गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 9th के साउंड एंड वेव लेसन पे एक और वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर क्या क्या होंगे और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार ध्वनि क्या है, कैसे चलती है, इसको फाइनल बाइंड अप करते चलें, फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहां देखिए, ये कह रहा है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये क्वेश्चन होता है ध्वनि है क्या। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका प्रभाव कैसे, जैसे प्रकाश ऊर्जा आंखों से देखते हैं तो उसी तरह से आंखें हमारी संवेदनशील होती हैं प्रकाश ऊर्जा के लिए। तो हमारे कान भी हमारा एक यंत्र ही है और वो संवेदनशील होता है किसके लिए भाई? तो वो संवेदनशील होता है हमारे कानों के लिए। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका प्रभाव कहां पड़ता है भाई? कानों पर पड़ता है। और ध्वनि सदैव विभिन्न वस्तुओं के, कभी भी ध्वनि पैदा कैसे होगी भाई? कहीं भी कंपन नहीं होगा तो ध्वनि पैदा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई थाली गिर जाए, प्लेट गिर जाए, तो उसको उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है और आप उसको टच करेंगे तो ध्वनि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कैसे होता है ये? तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है आपको फील होगा कि जैसे ही टच करेंगे पता चलेगा, वो उसका वाइब्रेशन पता चलेगा और वो वाइब्रेशन जैसे ही बंद, ध्वनि का आना भी बंद। तो ध्वनि कहीं भी उत्पन्न होगी, वेव कहीं भी उत्पन्न होगी तो कंपन के ही कारण उत्पन्न होती है। तो ये कि ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कंपन करने के कारण, कंपन करने के कारण। उसके बाद फिर क्या है? ध्वनि ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में। ये नहीं सोचिएगा कि ठोस में नहीं चलेगी, सिर्फ वायु में चलेगी। तो सभी माध्यमों में चल सकती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगों, ये किसी भी माध्यम में ध्वनि, ध्वनि किसके द्वारा चलती है? तरंगों द्वारा चलती है। किसके द्वारा चलती है? तरंगों द्वारा। ध्वनि कहीं भी आ रही, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, या अब मोबाइल का आवाज आप सुन रहे हैं तो वहां कुछ तरंगे उत्पन्न हो रही है, वही तरंगे आपके कान पे संवेदना उत्पन्न कर रही हैं। तो उसके बाद फिर एक परिभाषा, तरंग क्या है भाई? तो किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ। विक्षोभ मतलब क्या? डिस्टरबेंसेस, डिस्टरबेंसेस या डिस्टरबेंस विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते रहता है। और विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में एक पत्थर आप ऐसे डाल दिए और उसकी रिपल्स दिखती हैं, तो और कुछ नहीं होता है। यहाँ का जो डिस्टरबेंस, यहाँ यहाँ पत्थर मारा गया था, तो ये जो एनर्जी वहां गई थी, जो डिस्टरबेंस थी, वही एनर्जी लहरों के रूप में आगे बढ़ते चली जाती है। तो इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तरंग, एक क्वेश्चन होता है तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है तरंगों के प्रकार। तो ये जो तरंगों के प्रकार है, ये कौन सी तरंगों की? यांत्रिक तरंगों की बात कर रहे हैं हम लोग, यांत्रिक। क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगों के प्रकार यह दो प्रकार की होती है। जो विद्युत तरंगे हैं वो तो बस अनुप्रस्थ होती हैं और उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ये इसमें देखें हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो इसमें जैसा कि मैं बताया कि तरंग या ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी, तो माध्यम के कणों के वाइब्रेशन के वजह से ही उत्पन्न होगी। वो माध्यम के कणों के वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होगी। तो जिस माध्यम में तरंग के कण इसके लंबवत जाते रहेंगे, लंबवत दिशा में वो होगी, उसको कहेंगे हम लोग, जैसे तरंग जा रही, मान लीजिए इस दिशा में बढ़ रही है, रस्सी में कोई तरंग बढ़ेगी इस दिशा में, और कंपन कणों का इधर होगा, इसके लंबवत होगा। जैसे देखे होंगे रस्सी में कैसे जाएगी तरंग, ऐसे। तो कंपन इधर हो रहा है और तरंग इधर जा रही है, ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की लंबवत दिशा में, किस दिशा में? चलने की लंबवत कंपन करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और यह तरंग, इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर ऊपर की बिंदुएं हैं वो क्या है? ऊपर ऊपर जो
पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है उसका, वो उसका श्रृंग है, और नीचे जो होता है इसको गर्त कहते हैं या तुंग कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे कैसे बनती है, श्रृंग और गर्त के मिलने से बनती हैं। या तरंगे ठोस व द्रव के, ये देखो या तो ठोस में जाएगी ये, या द्रव के ऊपरी तल पर, जैसे पानी में, ये जैसे उदाहरण दिया तो पानी के सरफेस पे जो रिपल्स दिखाई दे रही हैं, लहरें दिखाई दे रही हैं, वो अनुप्रस्थ होंगी। पानी के अंदर जब जाएगी कोई तरंग तो लिक्विड या गैस में अंदर अनुप्रस्थ तरंगे नहीं जा सकती हैं, वहां सिर्फ कौन जाएंगी भाई, अनुदैर्ध्य जाएंगी। तो ये ध्यान देना होगा कि ये तरंगे जो हैं, ये तरंगे ठोस और या तो ठोस में तो चलेंगी, द्रव में उसके ऊपरी तल पर सिर्फ उत्पन्न की जा सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। और यही सब अंतर जब आएगा अगले क्वेश्चन में, जब अंतर आएगा कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है, तो यही लिखना होगा कि इसमें इसके जो कण है, माध्यम के कण हैं, वो तरंग गति के दिशा के लंबवत गति करते हैं, ऐसे गति करें और चाहे ऐसे गति करें। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश गति करेंगे। मतलब अभी हम वो इस एक वो दिखा रहे हैं, इसके जस्ट बाद दिखा रहे हैं उसको कि उस तरंग के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। किसको भाई, जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह संपीडन व विरलन से बनती है। ये अंतर में, ये किससे बनती है भाई, संपीडन व विरलन से बनती है। यहाँ क्या देखे थे, अनुप्रस्थ तरंगों में किससे बना था, श्रृंग और गर्त से बनी थी। किससे बनी थी भाई, श्रृंग और गर्त से। तो अनुप्रस्थ बनती है श्रृंग और गर्त से, और ये बनती है संपीडन और विरलन से। संपीडन और विरलन क्या होता है, संपीडन मतलब माध्यम के कणों के का जो माध्यम का घनत्व है वो अधिक हो जाता है, डेंसिटी हाई हो जाती है वहां पर, तो संपीडन दैट इज कंप्रेशन हो जाता है। और जो विरलन है मतलब वहां पे डेंसिटी लो हो जाती है, तो वो हो जाता है वहां का विरलन। और क्या है कि ये जो है वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में उत्पन्न होती है। और ये अनुप्रस्थ क्या क्या देख रहे थे, ये अंतर, यहाँ इसके डेफिनेशन के साथ यहीं पर अंतर भी कर लिए, क्योंकि बोर्ड ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तरंग ठोस में तो जाएगी, और द्रव में कहा, सिर्फ उसके ऊपरी सतह पर। ये चीज है इसका। और वो जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को, हाँ ये रहा, ये कोई रस्सी हो यदि, तो रस्सी में जो तरंग की दिशा होगी वो इस तरह की होगी कि ये इधर जा रही है, और इसमें रस्सी का जो गति है वो कैसे होगा, ऊपर। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये अनुप्रस्थ का उदाहरण हो जाएगा। किसका भाई, अनुप्रस्थ का। किसका उदाहरण हो गया ये, अनुप्रस्थ का। और ये इसमें देखिए जब ऐसा होगा तो ये विरलन क्या दिख रहा है, लाइनें कम दिख रही है, मतलब लो डेंसिटी है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, लो डेंसिटी है। और संपीडन में क्या देख रहे हैं, हाई डेंसिटी है। तो यहां देखिए, जैसे ही ये माध्यम के कण मान लीजिए इस तरह से हो, और जैसे ही यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क इसको कहते हैं, तो जैसे ही ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो इन वाल को क्या करेगा, ढकेलेगा। तो ढकेलेगा तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और वही पीरियडिकली, क्योंकि अभी ढकेलेगा फिर बाद में क्या होगा, ऐसे आएगा तो यहाँ विरलन हो जाएगा। तो जब पहले जहां संपीडन था, अब वहां पे क्या दिख रहा है, विरलन। जब ये इधर की तरफ आ रहा है तो फिर उसके बाद ढकेलेगा, फिर संपीडन होगा। तो ये संपीडन और विरलन, संपीडन और विरलन, इसी तरह से ध्वनि तरंग आगे बढ़ती है। तो ये किसका हो गया भाई, ये किसके लिए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए। तो समझ रहे होंगे कि ये रस्सी, कोई रस्सी हो उसमें इस तरह से। और यहीं पे कुछ परिभाषाएं आ जाएंगी, उसको भी समझ लीजिए, कुछ परिभाषा इसमें मिल जाएगी। तो जिस तरह से इसमें हम लोग अनुप्रस्थ तरंग में इधर विस्थापन और इधर क्या है, तरंग के संचरण की दिशा है, उसी तरह से
जब अनुदैर्ध्य तरंगे चलेंगी तो उसके लिए क्या देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको कि यहां पर ये अनुप्रस्थ है ना, और जब ये अनुदैर्ध्य तरंगे रहेंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल, वेव्स जब ये आएंगी तो यहां पर इस ग्राफ का रूप थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा घनत्व, क्या मिलेगा भाई, माध्यम का घनत्व, दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी, और यहां पे मिलेगा डिस्टेंस, दूरी, कितनी दूरी पे। तो शेप इसका भी वही दिखेगा, उसी तरह से शेप इसका भी रहेगा। तो यहां पर ये हो गया संपीड़न और इधर हो गया विरलन। तो यही उसमें हम दिखा रहे थे कि वो जो वेव है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, वो श्रिंग, ये इसका पॉइंट जो है वो क्या है, वो पॉइंट श्रिंग है उसका। ये श्रिंग है, यही श्रिंग है इसका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट जो है ये श्रिंग हो गया, और ये क्या हो गया, ये गर्त के पॉइंट हो गए। और यहीं से संबंधित ये कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख लेंगे। वो ये क्या है भाई, एक है कि इसका तरंग दैर्ध्य, क्या है भाई ये तरंग दैर्ध्य, लेमडा से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, तो ये कह सकते कि दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी। वास्तव में ये दोनों पॉइंट समान कला वाले पॉइंट है, इनका सब कुछ एक समान होता है गति का इसका। तो इसको इस क्लास के लिए बस यही समझ लीजिए कि तरंग दैर्ध्य क्या है, तो दो समान कला वाले कणों के बीच की दूरी, दो सबसे नजदीक वाले, दो निकटतम समान कला वाले बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चाहे इधर की तरफ चाहे इधर की तरफ, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन आइदर डायरेक्शंस, चाहे वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, दोनों ही को हम कहते हैं आयाम। तो ये है आपका एम्पलीट्यूड, आयाम, एम्पलीट्यूड क्या कहेंगे इसको, एम्पलीट्यूड, हिंदी में आयाम, क्या कहेंगे इसको भाई, आयाम कहेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो, और एक सेकेंड में कितनी तरंगे उत्पन्न करेगा, वो उसकी आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति, प्रति सेकेंड कितनी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। और आवर्तकाल, एक तरंग उत्पन्न करने में कितना समय लग रहा है, वो आवर्तकाल हो जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस भी हो गई इसके साथ। आगे हम लोग देखें, हाँ यहाँ पे ये आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम मैंने बता दिया, तो वो भी वहां पे याद रखिएगा आप लोग। ये दोनों परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा, अभी तो मैं यहाँ नहीं नोट कर बोल दिया हूँ, उससे भी आपको कर लीजिएगा। तो इसमें आयाम, चौथा तरंग दैर्ध्य, ये दोनों चीज, ये भी पढ़ लीजिएगा वहीं पे। और आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे चलते हैं। माध्यम में ध्वनि का वेग किन बातों पे, जब ध्वनि चलेगी तो किन बातों पर उसका वेग डिपेंड करेगा, इसको जरा देख लें हम लोग। तो माध्यम का ध्वनि का वेग किस पर भाई, माध्यम के ताप, उसकी प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। तीन फैक्टर, एक बार क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ वेव, वेव के स्पीड को, वेव ध्वनि की चाल को निर्धारित करने वाले कौन कौन फैक्टर्स हैं। तो नंबर 1 उसका ताप हो गया, नंबर 2 प्रत्यास्थता हो गई, और नंबर 3 क्या हो गया भाई, घनत्व हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद देखें हम लोग किसी ध्वनि के अभिलक्षण,
ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये। तो इसको देखिए, ध्वनि के अभिलक्षण में ये हेडिंग है, ध्वनि के अभिलक्षण क्या क्या है। तो उसमें होता है तारत्व, प्रबलता तथा गुणता, संगत तरंगों के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये इस किसी तरंग को, किसी ध्वनि को पहचानना है तो ये 3 गुण उसमें देखने होते हैं। और ये इन गुणों को भी हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसकी बात मैं कर रहा था। तो पहला क्या था, तारत्व। पहला था इसमें, पहला था इसमें तारत्व। क्या था भाई, तारत्व। यहां देखिए, यहां क्या देख के पता चल रहा है कि ध्वनि की तरंग, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कम दिख रही है। जितने यहाँ पे जल्दी जल्दी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं और यहाँ पर धीरे धीरे। तो ये तरंग का तारत्व किस पे डिपेंड करेगा, उसकी किस बात पर भाई, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, ये आवृत्ति पर। जितनी आवृत्ति उच्च होगी तारत्व उसका क्या होगा, उच्च होगा। तो यहाँ पर ये तरत्व, उच्च तरत्व, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी जल्दी वेव प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है तो निम्न तारत्व, मतलब सुरीलापन कम होगा इसमें। क्या होता है, सुरीला, अधिक सुरीला होगा, अधिक सुरीली। ये आवाज जो होगी अधिक तारत्व वाली, वो क्या होगी, श्रिलनेस ज्यादा होती है। श्रिलनेस कहते हैं, बहुत ही तेज, मतलब भेदन क्षमता ज्यादा इसकी होगी। और ये क्या होगा, ये कम सुरीली लगेगी, ये कम सुरीली लगेगी, ये मोटी आवाज लगेगी। ये जैसे लड़के और लड़कियों के आवाज में जो अंतर होता है, तो लड़कियों का पिच हाई होता है, फ्रीक्वेंसी, इसको पिच कहते हैं। तारत्व मतलब क्या, पिच। लड़कियों की पिच हाई होती है और लड़कों की कम होती है। और वैसे ही बच्चों, और उसमें हम लोग जब ये वोकल कॉर्ड यहीं पे है जिससे हम लोग बोलते हैं, जिससे आवाज, यहाँ पे आप हाथ लगाएंगे तो आपको वाइब्रेशन दी, यहाँ पे हाथ लगा के देखिए अपने, और कुछ भी बोलिए, यस नो कुछ भी बोलिए, तो क्या मिलेगा आपको, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। तो ये वाइब्रेशन ही ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ये वोकल कॉर्ड है। तो जो बच्चों की होती है वो पतली होती है। जब एडोलिसेंट चेंजेज आती हैं, 13-14 साल के बाद जो परिवर्तन एक आते हैं, तो उसमें एक ये भी अंतर आता है कि आप, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसको कहते हैं गला फट गया है उसका, बड़ा हो गया है बच्चा, आवाज वही मोटा हो जाता है, बच्चों का वही पतला होता है। तो उसकी पिच का ही अंतर होता है। ये हो गया पिच, पहला पॉइंट हो गया इसको तरत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स में, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में। अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक मतलब अभिलक्षण, अभिलक्षण। और तरंग का क्या है, बिच्छो, ये प्रबलता। यहाँ पे देखिए इसकी प्रबलता, दूसरा पार्ट है इसका, प्रबलता। ये दूसरा पार्ट है, प्रबलता, लाउडनेस, प्रबलता या लाउडनेस, लाउडनेस। ये जैसे एक डमरू की आवाज टिम 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 आएगी, वहीं पे ड्रम होगा, बड़ा वाला ढोल होगा, ढोल का ढम ढम ढम, और वो बड़ा वाला जो ड्रम होता है उसका आवाज ढम ढम। कैसे आएगा भाई, बहुत ही तेज दूर तक वो आवाज जाती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, लाउडनेस ज्यादा होती है। और लाउडनेस किस बात पे निर्भर करती है भाई, आयाम पर निर्भर करती है। किस पर, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पे। जितनी हाई एम्पलीट्यूड उतनी, तो यहाँ पे प्रबल ध्वनि देखिए, इसका आयाम ज्यादा दिखा रहा है, यहाँ पे इसका आयाम देखिए और यहाँ पर आयाम देखिए। तो ये मृदु ध्वनि, ये हो जाएगा लो, और ये क्या है भाई, हाई, जोर जोर से। तो ये है कि उसमें कितनी ऊर्जा है। एक और चीज आती है, हालांकि चलो अब ये साउंड की क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो साउंड में 2 बातें हो गई। और तीसरा क्या होता है, तीसरा पॉइंट साउंड में जो होता है, ये 2 पॉइंट हो गया। पहला क्या था, तारत्व था, दूसरा था प्रबलता। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा, तीसरा
क्वालिटी, टिम्बर, टिम्बर, क्वालिटी भी इसको कहते हैं, क्वालिटी। तो ये तीसरा गुण है। क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि लड़के लड़की की आवाज में मोटा पतला होने से अंतर होगा, डमरू और ये ड्रम के आवाज में वो जोर जोर से होगा, लाउड होगा, और वो कम लाउड होगा। अब क्या होता है कि दो बच्चे यदि सेम उम्र के हों, दो लड़के या दो लड़कियां, दोनों सेम उम्र के हों, उसके बावजूद भी आप उनके उनके साउंड में अंतर जान सकते हैं। उनके बावजूद भी उनके साउंड में कि ये फला ये मीठी बोल रही है और वो प्रखर बोल रहा है, या ये मीठी बोल रही है और वो स्वीटी बोल रही है, दोनों के आवाज में अंतर कैसे आ जाता है। तो ये जो तीसरा वाला गुण है ना, वो सेम तारत्व और सेम प्रबलता के साउंड में जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वही गुण कहलाता है उसका टिम्बर या क्वालिटी। जो सेम दोनों रहेगा, तारत्व भी सेम, प्रबलता भी सेम, उसके बाद भी दोनों के साउंड में अंतर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या दिखा, ये हो गया। अब एक चीज बच रहा है इसमें, हाँ, ये यहाँ पर अभिलक्षण हो गया इसका, हम लोग देख लिए अभिलक्षण, क्या देख लिए भाई, अब तो इसका अभिलक्षण देख लिए हम लोग, अभिलक्षण देख लिए इसका, ये पॉइंट देख लीजिए। उसके बाद से फिर यहाँ पे एक लाइन, बस एक पॉइंट याद रखिए कि वायु में इतना वो, हाँ, माध्यम में ध्वनि का वेग किस पर और निर्भर करेगा भाई, वेग उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। लुक हियर, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। अनु ये और वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपको लिखना हो कि यांत्रिक तरंगों में और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या अंतर है, तो यही सबसे बड़ा अंतर है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ होती हैं, और लेकिन वो प्रत्यास्थ तरंगे या यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। प्रकाश तरंगे, ये कुछ उदाहरण है इसका, उसमें प्रकाश तरंगे, उसमें विकिरण, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्सरेज, गामा रेज जितनी हैं, वो सब क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये हमेशा क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, क्योंकि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, इसलिए प्रकाश की जो चाल है वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है। जैसा कि यहां देख रहे हैं कि ध्वनि का वेग आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी वेग आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि का वेग इतना मीटर पर सेकेंड होता है, ये लगभग रूम टेम्परेचर पे हम लोग इतना ले लेते हैं, हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं, ये एक छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है कि जो आवृत्ति पर सर फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो कंपन तो बहुत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर कंपन को सुन सकें। हमारी कान भी क्या है, एक मशीन है ना, तो हर मशीन का एक रेंज होता है कि भाई वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में काम करेगी। तो हमारे कान का भी एक रेंज है, और वो रेंज है जिसको हम सुन सकते हैं, उन्हीं को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक भाई, 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक क्या है भाई, अनुप्रस्थ ये श्रव्य तरंगे हैं जिसको हम सुन सकते हैं। अब जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो गई, उनको अवश्रव्य तरंगे, अव देखिए यहाँ पे अव लगा हुआ है, अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये साउंड वेव हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक, हम सुन नहीं सकते हैं। इंफ्रा आवृत्ति इतनी से, और इनकी तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है, तरंग दैर्घ्य बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। जहां भी किसी वेव में देखेंगे ध्वनि है, तो उस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ते जाएगी, तरंग दैर्घ्य उतना कम होते जाएगा दोनों, क्योंकि ये फिक्स है। वेग क्या है भाई, वी तो फिक्स है, वी फिक्स है, इसका वी फिक्स है। और तो ये हम लोग देख रहे हैं
कि v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो ये जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटते जाएगी तरंग दैर्घ्य उतनी बढ़ती जाएगी। और अब देख रहे हैं हम लोग तीसरे में क्या है, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, यस वेव्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, तो इनकी आवृत्ति इतनी हर्ट्ज से भी अधिक होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कंपन है उसकी आवृत्तियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक जिसकी की आवृत्ति 20 to 20,000 हर्ट्ज थी। कितनी थी भाई, 20 to 20,000 हर्ट्ज। इसको हम लोग सुन सकते हैं। इससे कम पर अवस्रव्य तरंगों को भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से कम होगी। और अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी हम नहीं सुन सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी। और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वो तरंगे उतनी घातक होती हैं। तो जब कोई सुपरसोनिक प्लेन्स का नाम सुने होंगे, जब वो प्लेन्स गुजरती हैं तो बताया जाता है कि यदि जो ऊंची बिल्डिंग्स होती है उनके पास से सुपरसोनिक प्लेन्स गुजरती हैं तो समटाइम्स उनकी खिड़की के शीशे वगैरह टूट जाते हैं, और वो साउंड ही कई बार डैमेजिंग करती हैं, उनको हथियार के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। और इसका एक कंस्ट्रक्टिव यूजफुल पर्पज में जो इसका उपयोग है वो है सोनार और इकोसिस्टम पे काम करता है। क्या सिस्टम है भाई, इकोसिस्टम। इको क्या होता है, तो इको होता है जब कभी आप ऊंची बिल्डिंग या बड़े हॉल या कहीं पहाड़ी के पास खड़े हो और वहां आप आवाज लगाएंगे, तो जो आवाज लगाएंगे आपकी वही आवाज कुछ देर बाद फिर आपको सुनाई देती है। तो कोई ध्वनि किसी ऑब्स्टेकल से टकरा करके पुनः सुनाई देती है, यही कहलाता है इको, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि की तकनीक यूज करके और हम लोग ये सोनार, यहाँ पे हमको सोनार में क्या जानना है, अभी आ रहे हैं इसके पहले हम लोग इको पे थोड़ा सा और बात कर लें कि प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी। तो एक्चुअली हमारे कान की जो क्षमता है ना, ये देखिए यहाँ पे है कान की क्षमता, दो आवाज को सुनने के लिए इतने का अंतराल होना चाहिए। कितने का भाई, 0.1 सेकेंड का। कितना का, 0.1 सेकेंड का। ये क्या चीज है भाई, हमारी कान क्या है, एक मशीन ही है, उसकी रेंज है, उसकी एक क्षमता है कि कितना जल्दी जल्दी साउंड को सुन सकती है। तो वो 10 साउंड को, 10 ध्वनि को अलग अलग सुन सकती है 1 सेकेंड में। इसका मतलब दो ध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए जरूरी है कि दोनों ध्वनि में अंतर कितने का हो भाई, 1/10 सेकेंड का अंतर। यही है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड इतने का अंतर चाहिए, तब जाके हम लोग कुछ सुन पाएंगे। दो ध्वनियां अलग अलग। प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, जैसे अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, हमको कोई प्रतिध्वनि नहीं सुनाई दे रही है अपनी, उसी तरह से आप लोग अपने कमरे में बोलेंगे, वहां आपको कोई प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि जिस तरह से सेकेंड टाइम 0.1 सेकेंड का रेंज बताए, तो अब जरा सोचिए कि इतने समय में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी। तो ध्वनि की चाल क्या है भाई, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड ले लिया जाता है। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगी वो, d इक्वल टू हो जाएगा 330 गुणे 0.1, तो ये हो गया कितना भाई, 33 मीटर। अब इस 33 मीटर में ये वेव जाएगी भी और आएगी भी। तो इसलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो इतने बटे 2, आधी इतना जाएगी और आएगी, ये मिलके 33 मीटर होना चाहिए। मतलब मिनिमम डिस्टेंस 16.5 मीटर या 17 मीटर कर सकते हैं कि 16.5 मीटर या 17 मीटर से कम डिस्टेंस है तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वहां पे, वो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये हमारे कान की विभेदन क्षमता जो है वो इतनी है बस कि दोनों साउंड में 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, तब हम सुन पाएंगे इको। अब आते हैं, बात करते हैं सोनार की। तो सोनार भी क्या होता है,
तो देखिए इस तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल में छिपी चट्टानें, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, ये इतनी इंपॉर्टेंट, देखो क्या क्या। एक तो नॉर्मली उसकी गहराई, कोई जहाज वहाज डूबी हुई हो उसको पता लगाने के लिए, तो ये जैसे एक्सरे होता है, रडार भी इकोसिस्टम पे ही काम करता है, तो रडार से जैसे पता चलता है, उसी तरह से सोनार से भी। तो हम सोनार में क्या जाने पहले कि सोनार फुल फॉर्म इसका क्या है, ये साउंड वेव नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में है साउंड वेव नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है सोनार। इसमें यूज क्या होती है, तो यूज होती है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, वो यूज होती हैं। तो ये इकोसिस्टम पे काम करता है। इसका फुल फॉर्म ये है साउंड वेव नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें यूज होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और काम क्या क्या आता है, तो सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, ये छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, ये देखिए यहाँ पे रक्षा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है, डिफेंस पर्पज के लिए, कि सुनते होंगे रसिया और अमेरिका में लड़ाई चलते रहती है, या एक इंडिया और पाकिस्तान में जो चलते रहते, तो उसमें दुश्मन की ये पनडुब्बी जहाजें पानी के अंदर रहती हैं, छुपी रहती हैं, हमको पता नहीं रहता है, तो उसके लिए इस सोनार टेक्निक का यूज कर लेते हैं। हिमशैल का, कहीं यदि बर्फ वगैरह हो तो जब जहाजें चलती हैं, जैसे टाइटेनिक डूबा था तो क्या हुआ था, हिमखंड, बहुत बड़ा हिमखंड था जिससे वो टकरा गई थी, तो वो टेक्निक उस समय अभी ये टेक्निक नहीं थी, डूबे हुए जहाजों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये रहा सोनार। आगे हम लोग इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा उस पे आए, एक टॉपिक इसका बचा है और वो हेडिंग है आपका मानव कण, ह्यूमन ईयर। तो सबसे पहले हम जानें कि ह्यूमन ईयर है क्या। तो यह एक यंत्र है, ज्ञानेंद्रियों में से एक है, 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी हैं। तो जैसे आंख, ये भी एक यंत्र है, 10th क्लास में पढ़ेंगे उसको डिटेल्स में। उसी तरह से कान भी एक यंत्र है, और हमारे बॉडी के जितने पार्ट हैं सबकी कंट्रोलिंग अल्टीमेटली कौन करता है भाई, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन कंट्रोल करता है। तो एक कान भी ब्रेन से कनेक्टेड है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, यह एक मशीन है, और ये मशीन क्या कार्य करती है, अगले स्लाइड में इसका डेफिनेशन मिलेगा। यहाँ पे सब आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, 2 मिनट दूंगा उधर, यहाँ पे मैं डिस्कस इसको कर लूं। तो यह एक मशीन है, और ये क्या करती है, वायुमंडल में होने वाली हलचलों को सुनती है, उनके लिए संवेदनशील है। जब हलचल होगी तो यहाँ हमारे कानों पे संवेदना उत्पन्न होती है, उसी को हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं। और ये उसके बाद देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए ह्यूमन ईयर को, अपने कान को इमेजिन करिए, 3 पार्ट में यहाँ बांटा हुआ है कान। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट जो पार्ट है इसको इंग्लिश में पिन्ना कहते हैं, और कर्ण पल्लव कहते हैं इसको। ये ऐसा फैला हुआ जो हिस्सा है, तो ये साउंड को कलेक्ट करने के लिए होता है, जिससे कि बाहर से आने वाली साउंड यहाँ क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। तो इसका और ज्यादा काम नहीं है, बस वो कलेक्ट करता है। और उसके बाद संरचना ऐसी बन जाती है कि जो साउंड आए वो टकरा के वापस ना चला जाए, बल्कि टकरा करके वो अंदर आएगा। तो ये एडिटरी कैनाल का काम सिर्फ बाहर से आने वाली आवाज को अंदर मिडिल ईयर तक पहुंचाना होता है। ये मिडिल ईयर तक इस रास्ते से आएगी, इस रास्ते, यहां से साउंड यहां आएगी, और यहाँ क्या देखिए, ये क्या है, ये हैमर है, तो इसको हैमरिंग करेगी। तो जब सॉरी ये ईयर ड्रम है। यहाँ पर जैसे ड्रम में सीट होती है ना, लेदर की सीट होती है, जिसको ड्रम ड्रम पीटते हैं, अब आवाज आती है, तो ये ईयर ड्रम है। यहाँ पे बाहर की हलचल का, बाहर के साउंड से
वायु आकर के यहाँ टकरा रही हैं और पीरियडिकली टकरा रही हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनते रहता है, जिसके कारण इससे दबाव कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। तो ये हलचल जो होगी, इस हलचल की वजह से यहाँ पर ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है हैमर, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में मुग्दरक कहते हैं, मुग्दर का काम करती है। जैसे आपके स्कूल की घंटी टन 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 करने के लिए होती है, उसी तरह से ये जा करके और मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, वहां पर ये मुग्दर क्या करेगा, ये हैमर क्या करेगा, हैमरिंग करेगा। और यहाँ पर जो ईयर है 3 पार्ट में, ये हो गया आपका आउटर ईयर, यहां से यहां तक आपका हो गया ये मिडिल ईयर। तो ये जो एडिटरी कैनाल है वो आउटर ईयर से मिडिल ईयर तक आ रही है। यहाँ पर मिडिल ईयर में फिर ये 3 हड्डियां कान में होती हैं मिडिल ईयर में, एनुअल, स्टीरप और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये सारे कुछ मिलके क्या करते हैं, इनका काम एम्प्लीफिकेशन का होता है। यहाँ जो हलचल है इसको 1000 गुना बढ़ा देती है, एम्पलीफायर का काम करती हैं। तो यही ये एम्पलीफाई करके और तब इसको भेजती है। यहाँ पर कहाँ भेजेंगे, तो ये कान के आउटर पार्ट सॉरी इनर मोस्ट पार्ट को देखिए कान के। तो इनर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, जैसे आंख की आपकी रेटिना है, प्रतिबिंब आंख से कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, और उसमें ऑप्टिक सेंसिटिव नर्व्स होती हैं जो उसको सिग्नल को, विजुअल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करके और ब्रेन को भेजती हैं। तो ये इनर मोस्ट ईयर का ये काम होता है कि यहाँ ऑडिटरी सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स इनको कहते हैं, जो साउंड के लिए सेंसिटिव होती हैं, और वो उसको कन्वर्ट करती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वहां से भेज देती हैं, किसको चली जाती है, यहाँ से ये ब्रेन को चली जाती है, और ब्रेन को जाती है तो ब्रेन फिर उस साउंड को एनालाइज कर लेता है। तो ओवरऑल जो आपका कान है वो क्या है, मशीन है, और इसका काम होता है साउंड को सुनना। इसके लिए ये संवेदनशील होता है साउंड वेव्स के लिए। और यहाँ से फिर हम क्या देख रहे हैं कि फिर अल्टीमेटली वो ब्रेन को जाएगा। तो हर एक्टिविटी का कंट्रोलिंग कौन करता है भाई, ब्रेन ही तो करता है। उसके बाद इसमें हम इसके वर्किंग को या आपका कान क्या है वो सारा कुछ हमने क्या कर लिया है, लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये क्या है, मानव क्या है, मानव कान एक यंत्र होता है जो माध्यम में होने वाले हलचल को ध्वनि के रूप में सुनता है। ये हो गया। इसके 3 मुख्य भाग हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण तथा अंतःकर्ण। फिगर से आप देख लीजिएगा, वहां स्पष्ट रूप से दिखाया हमने। और ये कैसे कार्य करता है पूरे उसको मेथड को जो मैंने बताया है वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में ध्वनि और मानव कर्ण और उससे और भी कुछ बातें डिस्कस की हम लोग। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैं आप लोगों को किस हद तक समझाने में कामयाब रहा हूँ ये तो आप लोग तय करेंगे। बहरहाल मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और शेयर करना ना भूलिए। यदि अच्छा वीडियो है तो अपने दोस्तों को भी उसका लाभ उठा दीजिए। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।